नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की अलग अलग राय सामने आई, यानी स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जहां कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब पर प्रतिबंध के फैसले को बरकरार रखा, जबकि जस्टिस धूलिया ने 5 फरवरी को दिए गए कर्नाटक सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया। दोनों जजों की अलग अलग राय सामने आने के बाद अब इस मामले को सीजेआई की बेंच के सामने भेजा गया है। सीजेआई यूयू ललित इस मामले में एक नई बेंच का गठन करेंगे। इस बेंच में 3 या इससे ज़्यादा जज हो सकते हैं। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि इस बारे में मेरे 11 सवाल हैं और सीजेआई को बड़ी बेंच का गठन करते समय इन सभी 11 सवालों पर विचार करना होगा और इसके बाद ही बेंच के गठन के मामले में फैसला करना होगा। जस्टिस धूलिया ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है और इस विवाद को सुलझाने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा ज़रूरी धार्मिक प्रथा वाला मुद्दा चुनना गलत था। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत ये पसंद का मामला है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लाम में ज़रूरी धार्मिक प्रथा नहीं है। कर्नाटक हिजाब बैन को लेकर छात्राओं के समर्थन में जजमेंट देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि छात्रा को स्कूल के गेट पर हिजाब हटाने के लिए कहना स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ए और 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कर्नाटक हाईकोर्ट के विचार से असहमति रखते हुए जस्टिस धूलिया ने कहा कि अपनी गरिमा और अपनी निजता का यह अधिकार छात्रा अपने स्कूल गेट के अंदर या अपनी कक्षा में भी रखती है। उन्होंने कहा कि लड़कियों को स्कूल के गेट में प्रवेश करने से पहले अपना हिजाब उतारने के लिए कहना पहले उनकी निजता पर हमला है, फिर उनकी गरिमा पर हमला है और फिर अंततः ये उन्हें धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से वंचित करना है। हिजाब बैन के मामले में अपने फैसले में जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि आज भारत में सबसे अच्छी चीज़ में से एक है एक बच्ची को स्कूल बैग पीठ पर ले जाते हुए सुबह स्कूल जाते हुए देखना। वो हमारी आशा है, हमारा भविष्य है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि यहाँ भाई की तुलना में बच्ची का शिक्षा प्राप्त करना अधिक कठिन होता है। भारत में गांव और अर्धशहरी क्षेत्रों में स्कूल बैग पकड़ने से पहले एक बालिका के लिए अपनी माँ की सफाई और धुलाई के दैनिक कामों में उसकी मदद करना आम बात है। जस्टिस धूलिया ने कहा कि एक बालिका शिक्षा प्राप्त करने में जिन बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करती है वो एक पुरुष बच्चे की तुलना में कई गुना अधिक होती है। इसलिए इस मामले को एक बालिका के अपने स्कूल तक पहुंचने में पहले से ही आने वाली चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए। जस्टिस धूलिया ने कहा कि ये अदालत अपने सामने एक सवाल ये भी रखेगी कि क्या हम एक लड़की की शिक्षा से इनकार करके उसके जीवन को बेहतर बना रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो हिजाब पहनती है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में भारी हंगामे के बीच उनको 3 घंटे के बाद छोड़ दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात के लोगों के भारी दबाव के चलते उन्हें गोपाल इटालिया को छोड़ना पड़ा। गुजरात के लोगों की जीत हुई है। बता दें, गोपाल इटालिया के खिलाफ ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर की गई। इटालिया का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसे लेकर उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने इसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। इस मामले में उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस दिया था। गोपाल इटालिया गुरुवार को दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर में पेश हुए थे, जहाँ से पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। गोपाल इटालिया ने हिरासत में लिए जाने से थोड़ी देर पहले ट्वीट कर कहा था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख उन्हें जेल में डालने की धमकी दे रही हैं। मोदी सरकार पटेल समाज को जेल के सिवा दे ही क्या सकती है। दिल्ली पुलिस के द्वारा हिरासत में लेने को लेकर गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि पुलिस ने मुझे क्यों हिरासत में लिया। मेरा अपराध क्या था? मैं कानून का पालन करने वाले व्यक्ति के रूप में पूछताछ के लिए आया था। मुझे सुनने के बजाय राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष ने पुलिस को बुलाया और मुझे पुलिस स्टेशन भेज दिया। इटालिया ने कहा कि आज का घटनाक्रम इसलिए हुआ क्योंकि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं और पूरा पाटीदार समाज बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया है। ये पाटीदारों से चिढ़ते हैं, उनसे नफरत करते हैं। पाटीदार युवाओं पर बीजेपी सरकार ने गोलियां चलवाई और जहां 14 युवाओं की मौत हुई। इटालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्होंने गुजरात में पाटीदारों पर गोलियां चलवाई, उन्हें प्रताड़ित किया और इससे भी संतोष नहीं मिला तो गुजरात के बाहर बुलाकर प्रताड़ित करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने चुनाव में पक्षपात होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नेताओं की वजह से कहा कि बराबरी नहीं है। कई जगह पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बड़े नेता खड़गे जी को बुला रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और लोगों को उनसे मिलने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं।
ये एक ही उम्मीदवार के लिए था, मेरे लिए नहीं था। मैं कई बार पीसीसी गया हूँ, लेकिन वहाँ अध्यक्ष नहीं था। मैं खुशी से साधारण कार्यकर्ताओं से मिला। मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या इस तरह के व्यवहार में फ़र्क नहीं है? थरूर ने इसके साथ ही कहा कि सिस्टम में कमियां हैं। मुझे जो लिस्ट दी गई उनमें किसी में नंबर नहीं थे, किसी में पूरा पता नहीं था। मैं कार्यकर्ताओं से कैसे संपर्क करूं? हालांकि इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दुश्मनी की भावना नहीं है। खड़गे जी मेरे वरिष्ठ नेता हैं और मैंने उनके साथ काम किया है। शशि थरूर के द्वारा पक्षपात के आरोप लगाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के दूसरे उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं और शशि थरूर भाई भाई हैं, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं। हम एक ही पार्टी में रहते हैं। कोई अपनी बात अलग ढंग से कर सकता है, उसमें हम में और उनमें कोई भेद नहीं है। शिकायत हमको मिलकर मोदी और शाह से करनी चाहिए, जैसे देश में हालात हैं, जिन मुद्दों से जनता प्रभावित है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने देश में मुसलमानों के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने छगन भुजबल के जन्मदिन पर एनसीपी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हम एक साथ हैं, हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को एक रखना है। मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन एक भारतीय मुस्लिम हूँ, मैं कोई चीनी मुस्लिम नहीं हूँ। अब्दुल्ला की टिप्पणी दिल्ली में हिंदू संगठनों के कार्यक्रम में बीजेपी सांसद परवेश वर्मा के द्वारा मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की अपील के बाद आई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कोई अलग हो सकता है, लेकिन हम एक साथ इस देश का निर्माण कर सकते हैं। इसे दोस्ती कहा जाता है। धर्म लोगों को एक दूसरे से नफरत करना नहीं सिखाते हैं। ये हिंदुस्तान है, ये सभी का है। अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहने के बाद वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। कहा गया है कि उनको इसके बाद धमकियां मिल रही थी। बता दें, इलियासी ने 22 सितंबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्हें राष्ट्रपिता कहा था। वहीं इलियासी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि मैं भारत सरकार को वाई+ श्रेणी की सुरक्षा देने के लिए धन्यवाद देता हूं। गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने पैकेज्ड पराठों पर 18% और चपाती पर 5% जीएसटी को बरकरार रखने का फैसला किया। उसने वडाली इंडस्ट्रीज के द्वारा दर्ज किए गए आवेदन पर यह फैसला किया। वडाली ने कहा था कि वो 8 प्रकार के पराठे बनाते हैं, जिसमें मालाबार पराठा, मिक्स सब्जी और प्लेन पराठे शामिल हैं, और सभी प्रकार के पराठों में मुख्य सामग्री गेहूं का आटा ही होता है। बाकी सब्जियां, प्याज या मेथी जैसी अन्य सामग्रियां केवल स्वाद के लिए डाली जाती हैं, इसलिए इन सभी पर चपाती के बराबर रेट लगना चाहिए। हालांकि अथॉरिटी ने कहा कि पराठे में गेहूं के आटे और पानी के अलावा नमक, तेल और बाकी सामग्री का इस्तेमाल होता है। रोटी या चपाती को सीधे खा लिया जाता है, लेकिन पराठों को खाने से पहले पकाना पड़ता है। इस प्रकार से यह माना जाता है कि पराठे और साधारण चपाती में फ़र्क है, ये एक जैसे नहीं हैं और उन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखने की ज़रूरत है। पैकेज पराठों पर 18% जीएसटी को लेकर गुजरात चुनाव में प्रचार प्रसार में लगे आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि खाने पीने की चीज़ों पर तो अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया था। आज देश में महंगाई का सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाया जा रहा इतना ज़्यादा जीएसटी है। इसे कम करना चाहिए और लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलवाना चाहिए। अंधेरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट में तनातनी जारी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाकरे गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके के इस्तीफे के मामले में बीएमसी को झटका देते हुए ठाकरे गुट को बड़ी राहत दी है। अदालत ने बीएमसी को आदेश दिया है कि शुक्रवार सुबह 11 बजे तक ऋतुजा लटके का इस्तीफा बीएमसी मंजूर करे। बता दें कि ऋतुजा लटके उद्धव ठाकरे गुट के विधायक रमेश लटके की पत्नी हैं और बीएमसी में नौकरी करते हैं। उद्धव ठाकरे ने रमेश लटके के निधन के बाद अपनी पार्टी से ऋतुजा लटके को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन टिकट भरने से पहले ऋतुजा लटके को बीएमसी से इस्तीफा देना था, लेकिन बीएमसी ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था, जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऋतुजा लटके के वकीलों ने हाईकोर्ट के सामने बीएमसी को पोल खोलते हुए कहा कि लटके ने बीएमसी में अपनी नौकरी से 1 महीने पहले से ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा बीएमसी ने स्वीकार नहीं किया है। लटके के वकीलों ने बताया कि बीएमसी ऋतुजा लटके को इस्तीफा मंजूर करने का प्रमाण पत्र नहीं दे रही थी, जिसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग से कहा है कि उसने शिवसेना का नया नाम देने और चुनाव चिन्ह बांटने के मामले में पक्षपात किया है। ठाकरे गुट ने आयोग के भेजे गए पत्र में 12 बिंदुओं का उल्लेख किया। ठाकरे गुट ने कहा है कि चुनाव आयोग ने उनकी रणनीति को सबके सामने जाहिर कर दिया। ठाकरे गुट ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को पार्टी का जो नाम और चुनाव चिन्ह का विकल्प दिया था, उसे जानबूझकर चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया और इससे एकनाथ शिंदे के गुट को हमारी रणनीति को समझने में मदद मिली। पत्र में लिखा गया है कि वरना चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम को लेकर दोनों गुटों के विकल्प एक जैसे कैसे हो सकते थे।
ठाकरे गुट की ओर से चुनाव आयोग को चुनाव चिन्ह के विकल्प के तौर पर त्रिशूल, उगता सूरज और मशाल दिए गए थे, जबकि एकनाथ शिंदे गुट की ओर से चुनाव आयोग के सामने त्रिशूल, उगता सूरज और गदा में से एक चुनाव चिन्ह देने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा पार्टी के नाम के लिए भी दोनों ही गुटों के बीच शिवसेना बालासाहेब ठाकरे एक ऐसा नाम था जिसने दोनों गुटों ने चुनाव आयोग के सामने रखा। बता दें, मुंबई के अंधेरी ईस्ट के लिए उपचुनाव होना है और इससे पहले शिवसेना के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के बीच चल रहे घमासान को देखते हुए चुनाव आयोग ने शिवसेना के आधिकारिक चुनाव चिन्ह धनुष और बाण को फ्रीज कर दिया था और इसके बाद ठाकरे गुट को मशाल चुनाव चिन्ह दिया गया और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाम दिया गया, जबकि शिंदे गुट को ढाल और दो तलवार चुनाव चिन्ह और बालासाहेब जी शिवसेना नाम दिया। हरियाणा में आदमपुर विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। यहां से बीजेपी ने भव्य बिश्नोई, कांग्रेस ने 3 बार के सांसद जयप्रकाश को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने फैसला किया है कि वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। हालांकि उम्मीदवार घोषित किए जाने के तुरंत बाद टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस नेता कोडाराम नंबरदार ने टिकट न मिलने के कारण पार्टी छोड़ दी और कहा कि उनके समर्थकों ने उन्हें ऐसा करने की सलाह दी। इसके अलावा पूर्व पार्षद राम प्रसाद गढ़वाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए आम आदमी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इससे पहले आम आदमी पार्टी के हिसार जिले के प्रभारी बाबूलाल शर्मा और पार्टी प्रवक्ता अमनदीप टांडी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटाए जाने को लेकर सौरभ गांगुली ने बयान दिया है। कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान सौरभ गांगुली ने कहा कि कोई इंसान ना तो हमेशा खेल सकता है और ना ही हमेशा प्रशासन का काम संभाल सकता है। गांगुली ने कहा कि मैं बंगाल क्रिकेट संघ का 5 सालों तक अध्यक्ष रहा, बीसीसीआई का भी कई साल तक अध्यक्ष रहा। इन सभी कार्यकाल के बाद आपको इसे छोड़ना और आगे बढ़ना ही होगा। बता दें, बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए अब पूर्व क्रिकेटर रॉजर बिन्नी ने नामांकन कर दिया है और उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को एक बार फिर से बीसीसीआई का सचिव बनाया जा रहा है। इस बीच टीएमसी ने गांगुली को हटाए जाने और जय शाह को बनाए रखने को लेकर बीजेपी पर वंशवाद का आरोप भी लगाया। साथ ही कहा कि गांगुली ने बीजेपी में जाने से मना कर दिया, इसलिए उनको हटाया जा रहा है। ये राजनीतिक प्रतिशोध है। जांच एजेंसी ईडी ने पत्रकार राणा आयूब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर कर दी है। ये चार्जशीट गाजियाबाद की एक अदालत में दायर की गई है। ईडी ने इस साल फरवरी में राणा आयूब के 1.77 करोड़ रुपए जब्त कर लिए थे। राणा आयूब पर मनी लॉन्ड्रिंग करने और दूसरों की मदद करने के नाम पर इकट्ठे किए गए पैसों में हेराफेरी करने का आरोप है। गाजियाबाद पुलिस ने राणा आयूब के खिलाफ बीते साल सितंबर में एफआईआर दर्ज की थी। ये एफआईआर हिंदू आईटी सेल नाम के एक एनजीओ के संस्थापक विकास संकृत्यायन के द्वारा दर्ज कराई गई थी। इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने आगे की कार्रवाई की थी। बता दें कि राणा आयूब मोदी सरकार के कुछ फैसलों के खिलाफ काफ़ी मुखर रही हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में बुधवार शाम को बीजेपी नेता की पत्नी की मौत के बाद बवाल हो गया। ये मामला ये है कि काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में उत्तर प्रदेश की ठाकुर द्वारा पुलिस सादी वर्दी में खनन माफिया जफर की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना मिली थी कि 50,000 का इनामी बदमाश जफर जसपुर के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख और बीजेपी नेता गुरताज भुल्लर के घर छुपा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जब आरोपी की तलाश शुरू की तो इस दौरान उसका गुरताज भुल्लर के समर्थकों के साथ विवाद हो गया और ये इतना बढ़ गया कि फायरिंग की नौबत आ गई। दैनिक जागरण के मुताबिक इसी दौरान एक गोली गुरताज की पत्नी गुरप्रीत कौर को लग गई। गुरप्रीत को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गुरताज भुल्लर ने अपने समर्थकों के साथ जबरदस्त जाम लगा दिया और ये कई घंटों तक चला। बीजेपी नेता भुल्लर का कहना है वो अपनी पत्नी की मौत के मामले में सीबीआई जांच चाहते हैं और इस मामले में कोई बड़ी साजिश की गई है। वहीं उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने दैनिक जागरण को बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने दबिश के संबंध में स्थानीय पुलिस को साथ नहीं लिया था। मृतका के पति की ओर से दी गई तहरीर के बाद उत्तर प्रदेश की ठाकुर द्वारा पुलिस के 10 से 12 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित आईपीसी की तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कर्नाटक के तुमकुरू जिले में एक पुजारी ने दलित व्यक्तियों को मंदिर से बाहर जाने के लिए कहा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दलित लोग जब मंदिर में पूजा करने के लिए गए तो पुजारी ने उसको मंदिर से बाहर जाने के लिए कहा। यह घटना तुमकुरू जिले के गुब्बी तालुक के मुलकटम्मा मंदिर में हुई। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस घटना के एक वीडियो में मंदिर का युवा पुजारी दलित भक्तों को मंदिर से बाहर निकलने के लिए कह रहा है। वीडियो में दलित भक्तों को नारियल और फूलों के साथ भी दिखाया गया है जो वो मंदिर में चढ़ाने के लिए लाए थे।
बता दें, इस महीने की शुरुआत में प्रदेश के कोलार जिले के बांगरपेट में एक मंदिर में पूजा करने के लिए एक दलित व्यक्ति को एक प्रमुख जाति के सदस्यों ने पीटा भी था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने भारत की डायरेक्ट कैश ट्रांसफर यानी सीधे नकदी अकाउंट में भेजने की योजना और ऐसे ही दूसरे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की तारीफ की। इसने कहा कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी योजनाएं शानदार हैं और इससे दुनिया के दूसरे देशों को सीखना चाहिए। IMF में राजकोषीय मामलों के विभाग के उप निदेशक पाओलो मैरो वाशिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। PTI की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि भारत से सीखने के लिए बहुत कुछ है, दुनिया भर में कुछ अन्य उदाहरणों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास लगभग हर महाद्वीप और आय के हर स्तर के उदाहरण हैं। अगर मैं भारत के मामले को देखता हूं तो यह वास्तव में काफ़ी प्रभावशाली है। भारत ने फिर से यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़े उस निंदा प्रस्ताव से खुद को दूर कर लिया जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुधवार को 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के रूसी कब्जे की निंदा करते हुए पारित किया। कुल सदस्यों में 143 ने उस निंदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 5 ने इसके खिलाफ मतदान किया। 35 से अधिक सदस्य देश प्रस्ताव से दूर रहे और इसमें भारत भी शामिल रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का यह ताज़ा निंदा प्रस्ताव उस मामले में लाया गया है जिसमें रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर कब्जा जमा लिया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले महीने जनमत संग्रह कराने के बाद यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर लाए गए प्रस्ताव के बीच में पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर भारत ने उसकी खिंचाई की। दरअसल प्रस्ताव पर अपने मतदान को लेकर बात करते हुए पाकिस्तान के राजनयिक मुनीर अकरम ने कश्मीर और रूस यूक्रेन की स्थितियों को एक समान बताया, जिसके बाद भारत ने इसका विरोध किया और पाकिस्तान के द्वारा मंच का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। UN में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, हमने फिर से देखा कि एक प्रतिनिधि मंडल ने इस मंच का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की और मेरे देश के खिलाफ बेवजह और व्यर्थ की टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि झूठ फैलाने वाले इस तरह के बयान की सामूहिक रूप से निंदा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। हम पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए कहेंगे ताकि हमारे नागरिक जीवन और आज़ादी के अधिकार का खुलकर इस्तेमाल कर सकें। सऊदी अरब समेत ओपेक देशों के द्वारा अमेरिका के दबाव को अनदेखा करते हुए तेल उत्पादन में कटौती करने के फैसले को लेकर अमेरिका ने जबरदस्त आलोचना की और सख्त कदम उठाने की बात कही, तो अब सऊदी अरब ने इस पर प्रतिक्रिया दी। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने रूस का पक्ष लेने और अमेरिका के खिलाफ राजनीतिक कदम उठाने के आरोपों को खारिज किया और कहा कि ये आरोप तथ्य पर आधारित नहीं है। जवाब में कहा गया है कि फैसला ओपेक प्लस समूह के सभी सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से लिया है। यह फैसला किसी एक देश का नहीं है। ये फैसले आर्थिक आधार पर लिए जाते हैं ताकि तेल बाजार में मांग और आपूर्ति का संतुलन बना रहे। बयान में कहा गया है कि सऊदी सरकार ने अमेरिकी प्रशासन से लगातार हो रही बातचीत में स्पष्ट किया था कि ओपेक प्लस के फैसले को 1 महीना टालने के नकारात्मक आर्थिक परिणाम होंगे। इसके साथ ही कहा गया है कि यूक्रेन संकट को लेकर सऊदी अरब की स्थिति को लेकर तथ्यों से छेड़छाड़ करना दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे सऊदी अरब की स्थिति नहीं बदलेगी। इसमें रूस यूक्रेन संघर्ष में संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के समर्थन में मतदान करना भी शामिल है। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल उत्पादन में कटौती करने को लेकर सऊदी अरब को चेतावनी दी और कहा कि उन्होंने जो रूस के साथ किया है उसके कुछ परिणाम होने जा रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि मेरे मन में क्या है और मैं क्या करने जा रहा हूं, लेकिन इसके परिणाम भुगतने होंगे। बाइडेन की टिप्पणी प्रभावशाली डेमोक्रेटिक सीनेटर बॉब मेनेंडेज के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका को हथियारों की बिक्री सहित सऊदी अरब के साथ सभी सहयोग को तुरंत रोक देना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।